नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कहा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना स्वाभाविक है, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना की है। भारत और चीन सीमा पर बिगड़ते हालात के बीच सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की आज अहम बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सहित कई अन्य उच्च अधिकारी शामिल होंगे। सुरक्षा कमेटी में लद्दाख सीमा पर मौजूदा हालात पर मंथन किया जाएगा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई फायरिंग के बाद सेना प्रमुख एवं नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को लद्दाख के हालात के बारे में पूरी जानकारी दी। बता दें कि चीन सेना ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने के दौरान फायरिंग की थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करके चीनी सेना को खदेड़ दिया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य उकसावे के चीन के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि उसने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं की है। इस दौरान हमारी सेना ने गोलीबारी समेत किसी भी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि पीएलए ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर चेतावनी देने के लिए खराब तरीके से गोलियां चलाई थी। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना बड़ी तैयारी कर रही है। इसके मद्देनजर आईटीबीपी जवानों का टेम्परेचर लेने के अलावा उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ इन जवानों को अलग अलग पोस्ट पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बीती रात चीन ने एक बार फिर एलएसी पर गोलीबारी करके भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश की थी। तमिलनाडु के सीपीसीएल की 90 लाख टन सालाना क्षमता की कावेरी बेसिन रिफाइनरी परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इस रिफाइनरी की स्थापना पर करीब 33,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बैठक में कहा गया कि प्रस्तावित रिफाइनरी से 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनरी के परिचालन के चरण में 1,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सुशांत सिंह मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद रिया को सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया। अब रिया का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। इसको लेकर एनसीबी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गायक भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हजारिका ने अपने संगीत से लाखों लोगों का जीवन समृद्ध किया, साथ ही सामाजिक सद्भाव को भी मजबूती प्रदान की। असम में जन्मे भूपेन हजारिका न सिर्फ गायक बल्कि गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट और जीडीपी में गिरावट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेराव करेगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज रणनीतिक समूह की डिजिटल बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि पार्टी लाए जा रहे कुछ अध्यादेशों का विरोध करेगी। कांग्रेस की रणनीति तय करने के लिए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। उपसभापति पद के चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करने के साथ संपर्क के घटक दलों और समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 9 अक्टूबर से यूपी के प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन करेगा, जिसकी थीम लोकल से ग्लोबल होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश का हर क्षेत्र लकड़ी, बांस, शीशे, कपड़े, कागज एवं मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हुनर के उत्पादों से भरपूर है। स्वदेशी उत्पादन को मौका देने के लिए हुनर हाट बड़ा मंच देने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि में छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि कृषि विभाग को किसानों का पंजीकरण किसान निधि के लिए करना है, लेकिन विभाग ने 27 लाख में से सिर्फ 2 लाख किसानों का ही रजिस्ट्रेशन किया। इससे बाकी बचे 25 लाख किसानों की निधि मिलने की आस टूटने लगी है। रेटिंग्स एजेंसी फिच ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 29.9% की गिरावट आई है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना महामारी को अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वैक्सीन को अक्टूबर तक तैयार होने की संभावना जताई है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग वैक्सीन को लेकर लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो पूरी दुनिया
सुरक्षित और प्रभावी होगी। कोरोना महामारी को लेकर चीन पर लगातार आरोप लगते रहे, जिसमें चीन पर वायरस से निपटने में प्रभावी रूप से कदम नहीं उठाने और इसे लेकर दुनिया से जानकारी छिपाने का आरोप है। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना पर पारदर्शी रूप से काम किया, जिससे दुनिया भर में दसियों लाख लोगों को महामारी से बचाने में मदद मिली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने याचिका को बेतुकी करार देते हुए कहा कि अगर वकील ने मामले में बहस की तो याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद वकील ने तुरंत जिरह बंद कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख को निशाना बनाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता विपक्ष फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी विधायक ठाकरे सरकार को घेरने में लगे रहे। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर योगी सरकार का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक के छोटे भाई पूर्व विधायक अशरफ को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसने कई संपत्तियों के बारे में खुलासा किया। अब यूपी पुलिस अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक अतीक के बेमानी संपत्तियों का पता लगा रही है, ताकि उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा सके। यूपी के सीएम योगी ने लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑनलाइन व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी अब रविवार के स्थान पर पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। इस दौरान सीएम ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर होटल रेस्टोरेंट संचालन को भी हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। भारत में कोविड-19 के अभी तक 5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तेज और व्यापक परीक्षण ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन औसत जांच की संख्या 237 थी, जो सितंबर से पहले सप्ताह में बढ़कर 758 हो गई। तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंडी संजय कुमार का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थकों और हिंदुओं पर उंगली उठाने वाले का हाथ काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में बीजेपी समर्थक और हिंदुओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी पार्टी हर हाल में रक्षा करेगी। बताया जा रहा है कि संजय कुमार एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक के नामांकन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्लाह के नामांकन को चुनौती देने पर याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि अगर जुर्माना लगाया जाता है तो वो इसका भुगतान करेगा। अब वो आर्थिक तंगी का दावा कर रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अगले 10 दिनों में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाल ही में खुली है। विगत दिनों कुछ त्योहार भी थे, इसके चलते काफी संख्या में लोग बाहर से दिल्ली आए हैं। इसी के चलते राजधानी में केस बढ़े हैं और आगे भी बढ़ने की आशंका है। रेलवे परिसर और ट्रेन में बिना मास्क दिखने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करने का अधिकार जीआरपी को दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म और ट्रेन के कोच में अगर कोई यात्री बिना मास्क के है तो जीआरपी उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। बता दें कि रेलवे ने कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी जीआरपी को सौंपी है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। संयुक्त सचिव डॉक्टर मोहम्मद नईम ने बताया है कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 30 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग मीटर पर इमारत, 10 लाख रुपए की पुस्तकें और 20 लाख रुपए में कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य चीजें खरीदना अनिवार्य होगा। भारत में नई नियुक्तियों का परिदृश्य 15 साल के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। 800 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वे में सिर्फ 3% कंपनियों ने ही अगले 3 माह के दौरान नई नियुक्तियां करने की मंशा जताई है। मैन पावर ग्रुप ने रोजगार परिदृश्य सर्वे में देश भर की 813 कंपनियों को शामिल किया था। सर्वे के अनुसार भारतीय नियोक्ता 2020 की पहली तिमाही में नियुक्तियों को लेकर सतर्कता का रुख अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधायकों से कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जोर से बोलना भी संक्रमण के प्रसार में मददगार हो सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को इंदौरा से भाजपा विधायक रीता देवी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। वे कोरोना जांच से पहले विधानसभा की बैठक में शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार रहे सतीश सिकरवार ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान सतीश सिकरवार के सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को भितरघात का खतरा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और सांसद संजय राउत के बीच जारी विवाद के बीच शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया है। हालांकि संजय राउत पहले की तरह पार्टी के मुखपत्र सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर बने रहेंगे।
शिवसेना की आईटी सेल ने ठाणे में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कंगना पर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कंगना ने संजय राउत से विवाद के दौरान मुंबई का माहौल पीओके जैसा बताया था। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच मामला तूल पकड़ चुका है। कंगना के मुंबई ऑफिस में बीएमसी का नोटिस जाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ड्रग जांच की बात सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप है। इसकी जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। बीते दिनों कंगना ने मुंबई पुलिस से डर लगने की बात कही थी। इस बयान से कई लोग खासे नाराज हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कंगना रनौत को 22+ श्रेणी की सुरक्षा देने के औचित्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या के हिसाब से पुलिसकर्मियों की कमी है, वहां बॉलीवुड कलाकारों को 22+ श्रेणी की सुरक्षा देना प्राथमिकता कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश में प्रति लाख जनसंख्या पर सिर्फ 138 पुलिसकर्मी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों की बकाया जीएसटी मामले में सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी का पूरा बकाया चुकाएगी। हालांकि कोरोना के चलते जीएसटी का संग्रह काफी कम हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र से राज्य सरकारें अपना 2.35 लाख करोड़ रुपए जीएसटी मांग रही है। तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। 74 वर्षीय रेड्डी ने निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि रेड्डी का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ है। इसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वहीं आंध्रा के सीएम जगनमोहन रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जयप्रकाश रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जापान के सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व के लिए आज से आधिकारिक रूप से अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लंबे समय से बेहद करीबी रहे सुगा को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मुख्य कैबिनेट सचिव एवं सरकार के मुख्य प्रवक्ता सुगा ने पिछले हफ्ते लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के लिए आधिकारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी। WHO के प्रमुख ने कोविड-19 पर राजनीति करने वाली सरकारों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में राजनीति से प्रेरित जानकारी प्रदान करने वाली सरकारों को राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि पारदर्शिता, स्थिरता, ईमानदारी और त्रुटियों को स्वीकार करने से लोगों के अंदर विश्वास बहाल किया जा सकता है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने ड्रग्स के सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमें संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग कुछ नामी स्कूलों के बाहर आइसक्रीम में ड्रग्स को मिलाकर बच्चों को बेच रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को पुलिस ने ड्रग्स संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चीनी कंपनियों के खिलाफ लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले मेगा डैम के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने मशाल रैली निकाली। बता दें कि पाकिस्तान और चीन ने आजाद पट्टन और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। करगिल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। इस दौरान किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए। पटना में सीएम नीतीश के आवास का एएनएम अभ्यर्थी महिलाओं ने घेराव किया। एएनएम की ट्रेनिंग पास कर चुकी महिलाएं सरकार से नौकरी की मांग कर रही थीं। हालांकि बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को आवास के पास जाने से पहले ही रोक दिया। महिलाओं ने कहा कि वैकेंसी निकालने के बाद भी सरकार ने नौकरी नहीं दी है। लखनऊ पुलिस ने लोगों को चरित्र और किराएदारों के सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि लखनऊ पुलिस की वेबसाइट की शुरुआत की गई है। इस पर आवेदन से लेकर शुल्क जमा करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पुलिस 15 दिन की प्रक्रिया पूरी करके ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र देगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी, विधि और अन्य कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होंगी। इसके लिए 11 शहरों में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली में 2 बजे से 4 बजे तक होगी। यूपी की राजकीय और निजी ITI संस्थानों में दाखिले की मेरिट लिस्ट 15 सितंबर को आ सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में 4.70 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। बता दें कि राजकीय ITI की 70 और प्राइवेट ITI की 58, ट्रेड की करीब 4,92,307 सीटों पर दाखिला होना है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री KP अनवालगन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। ये कदम ग्रामीण विद्यार्थियों को हतोत्साहित करेगा, इसलिए वो ऐसे प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है।
बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी की तर्ज पर कब्रिस्तान की चारदीवारी की एंट्री हो गई है। सीएम नीतीश ने कहा है कि 15 साल बिहार की सरकार चलाने वालों ने कब्रिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने राज्य के 8,064 कब्रिस्तान चिन्हित किए, जिनमें 6,299 की चारदीवारी का निर्माण करवाया है। उत्तराखंड में चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए काटे जा रहे पेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजमार्ग के निर्माण में पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, इसकी भरपाई करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके बदले में केंद्र सरकार को पौधारोपण कराना होगा। यूपी पंचायत चुनाव के लिए 15 सितंबर से मतदाता सूची पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए पहले डोर टू डोर सर्वे होगा। इस दौरान बीएलओ मतदाता का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और वोटर लिस्ट में नाम की जांच करेंगे। साथ ही बीएलओ मतदाताओं से नया फॉर्म भी भरवाएंगे। बता दें कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने चिराग पासवान को चुनौती दी है। केसी त्यागी ने कहा कि लोजपा को अकेले चुनाव लड़ना है, इसलिए उसे बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि वो 143 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। वहीं केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में लड़ेंगे। सासाराम के रेलवे ओवरब्रिज से सुपर स्ट्रक्चर पर एक युवक अचानक चढ़ गया। मानसिक रूप से परेशान युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक को देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को निकट आते देख युवक स्ट्रक्चर से नीचे उतरा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बिजनौर की जेल से 4 दिन पहले फरार हुए आरोपी फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जंगल में मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। एसपी बिजनौर ने बताया है कि जेल से भागने के बाद फरमान पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।